नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं लॉजिक मंत्रा, वेयर लॉजिक बिकम्स योर मंत्रा। यहाँ हम हर टॉपिक को समझते हैं लॉजिकली और प्रैक्टिकली, ताकि पढ़ाई बने इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक लॉजिकल अप्रोच के साथ। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी में हम कंपैरिजन किन सिंबल्स की मदद से करते हैं। फिर हमने समझा था कि सिंबल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, और एंड में हमने समझा था कि किस टाइप के क्वेश्चन हमें इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। और इस लेक्चर में आज हम समझेंगे कि हम कंपैरिजन एक्चुअल में करते कैसे हैं, उसके कौन कौन से हमारे पास टाइप्स होते हैं कंपैरिजन के, या फिर हम कह सकते हैं कि कौन कौन से सिनेरियोज हमें देखने को मिलते हैं जब भी हम कंपैरिजन करने की बात करते हैं। और इसके अलावा हम आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, या फिर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं हमारे इनइक्वालिटी के चैप्टर का, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम कुछ और बेसिक्स पे आज डिस्कशन करेंगे इनइक्वालिटी चैप्टर के। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा जो पहला टॉपिक है आज का, वो है हाउ टू डू द कंपैरिजन। अब ये जब भी हम कंपैरिजन की बात करते हैं और दो या तीन एलिमेंट्स के बीच में कंपैरिजन करना चाहते हैं हम, तो उसमें हम एक चीज देखते हैं, या तो सिंबल्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, यानी डायरेक्शन ऑफ सिंबल कुछ ऐसा होगा कि एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये सेम डायरेक्शन ऑफ सिंबल्स कहलाते हैं। या फिर कई बार हमें देखने को मिलेगा कि डायरेक्शन कुछ ऐसी है, यानी एक इस साइड फेस कर रहा है और दूसरा सिंबल दूसरी ही साइड फेस कर रहा है, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिंबल है। तो अगर हमारे पास ये सिनारियोज प्रेजेंट होते हैं क्वेश्चंस में, तो हम कैसे कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को, तो आइए समझते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे जब हमारे डायरेक्शन ऑफ सिंबल सेम होता है। तो हमारा पहला जो सिनेरियो है, वहां पे हमें गिवन है एक डेफिनेट सिंबल और दूसरा भी गिवन है एक डेफिनेट सिंबल। तो जब भी हमारे पास दो डेफिनेट सिंबल हैं, आप ऐसा समझ लीजिए कि एक फाइट हो रही है और उस फाइट में हमें दो डेफिनेट सिंबल आपस में फाइट करते हुए दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे अब अगर दो डेफिनेट सिंबल आपस में फाइट करेंगे, तो जीते कोई भी, आंसर तो एक डेफिनेट सिंबल ही आएगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसी लॉजिक के अनुसार यहाँ पे जब दो डेफिनेट सिंबल आपस में फाइट करेंगे, तो हमारा आउटकम जो आएगा वो होगा एक डेफिनेट सिंबल। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बोलें कि a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c, c इज ऑल्सो ग्रेटर देन d, तो अगर हम यहाँ पे a और d के बीच में कंपैरिजन करना चाहें, तो हमें क्या रिलेशनशिप मिलेगा यहाँ पे a और d के बीच में। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम सबसे पहले समझेंगे कि हमारे डायरेक्शन ऑफ सिंबल सेम है या नहीं है। तो हमारे पास जो भी सिंबल गिवन है, इन तीनों सिंबल्स का डायरेक्शन हमें सेम दिया हुआ है। तो हम पहले सिंबल की तरफ चलते हैं। पहला सिंबल है ग्रेटर और सेकंड सिंबल है ग्रेटर। अब ये डायरेक्शन तो सेम था और दोनों ही डेफिनेट सिंबल्स है। तो जब भी दो डेफिनेट सिंबल आपस में फाइट करेंगे और दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, तो यहाँ पे आउटकम जो आएगा वो आएगा एक डेफिनेट सिंबल ऑफ सेम डायरेक्शन। तो यहाँ जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो आ रहा है ग्रेटर। अब इस ग्रेटर की हम फाइट करवा देंगे, ये जो हमारा लास्ट सिंबल है जो कि अगेन ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम फिर से देखें तो यहाँ पे दो डेफिनेट सिंबल है आपस में जो फाइट कर रहे हैं और दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे भी हमारा जो आउटकम आएगा वो एक डेफिनेट सिंबल होगा ऑफ सेम डायरेक्शन, जिसका आंसर हमारा आ रहा है ग्रेटर फिर से। तो अगर मैं बात करूं कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो ए इज ग्रेटर देन डी, यही हमारा रिलेशनशिप होगा ए और डी के बीच में। अब मैं एक एक्सेप्शनल केस की बात करता हूं जो कि है इक्वल। अब कहने को इक्वल जो है ये एक डेफिनेट सिंबल है, पर हम इसे ट्रीट करेंगे जब भी हम कंपैरिजन प्रोसेस की बात करते हैं, तो हम इक्वल्स को ट्रीट करते हैं एक न्यूट्रल सिंबल की तरह। अभी न्यूट्रल सिंबल क्या होता है? न्यूट्रल सिंबल का सिंपल सा एक लॉ फंडा है कि न्यूट्रल सिंबल जब भी किसी फाइट में उतरेगा तो न्यूट्रल सिंबल हार जाएगा। मतलब कि न्यूट्रल सिंबल कभी भी जीत नहीं सकता है।
अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब भी हमारे पास इक्वल होगा फाइट में, तो इक्वल किसी भी दूसरे डेफिनेट सिंबल से जो कि बच गए हैं हमारे पास, जो दो डेफिनेट सिंबल ग्रेटर और लेस, अगर इसके अगेंस्ट में इक्वल होगा तो इक्वल हार जाएगा और जीतेगा कौन? जीतेगा ग्रेटर या फिर लेस। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इक्वल का सिंबल है और दूसरा सिंबल एक इनडेफिनेट सिंबल है, जैसे कि ग्रेटर देन और इक्वल और लेस देन और इक्वल, तो हमारे जो ग्रेटर और इक्वल है या फिर लेस और इक्वल है, ये दो सिंबल्स में से कोई भी होगा वो जीत जाएगा और इक्वल हार जाएगा। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। यहाँ हमें गिवन है a इज इक्वल टू b एंड b इज लेस देन c। तो यहाँ हमें जो पहला सिंबल गिवन है वो है इक्वल, जो कि एक न्यूट्रल सिंबल है, और जो दूसरा सिंबल गिवन है वो है लेस का, जो कि एक डेफिनेट सिंबल है और उसका डायरेक्शन है लेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला न्यूट्रल सिंबल है, अगर इसकी फाइट हम एक डेफिनेट सिंबल से करवाते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा इक्वल है ये हार जाएगा और जो लेस है, जो कि दूसरा डेफिनेट सिंबल है, ये जीत जाएगा। तो हमारा जो आउटकम आएगा वो आएगा a इज लेस देन c। सिमिलरली अगर हमारे पास एक इक्वल का सिंबल है और दूसरा एक इनडेफिनेट सिंबल है, तो जब भी अगर हम बात करें इक्वल और इनडेफिनेट सिंबल के बीच में कौन जीतेगा, तो एक और फिर से ये लॉजिक को याद रखिएगा कि इक्वल जो है वो एक न्यूट्रल सिंबल है, और जब भी इक्वल और एक इनडेफिनेट सिंबल की आपस में फाइट होगी तो जो इनडेफिनेट सिंबल है वही जीतेगा, क्योंकि इक्वल एक न्यूट्रल सिंबल है और ये हार जाता है हर फाइट को। तो यहाँ पे जो हमारा आउटकम आएगा वो आएगा a इज ग्रेटर और इक्वल टू c। आइए अब हम समझेंगे, हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं आज हम। तो हमारा सेकंड सिनेरियो होता है जहां पे हमें एक डेफिनेट सिंबल गिवन होता है और दूसरा एक इनडेफिनेट सिंबल गिवन होता है। तो जब भी ऐसा होता है कि एक डेफिनेट सिंबल होगा और दूसरा इनडेफिनेट सिंबल होगा, तो एक चीज ध्यान रखिए कि जो डेफिनेट सिंबल होता है वो ज्यादा ताकतवर होता है, या फिर आप कह सकते हो कि डेफिनेट सिंबल ज्यादा शक्तिशाली है इनडेफिनेट सिंबल के मुकाबले। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आएगा एक डेफिनेट सिंबल। अगर इसके पीछे का लॉजिक आप समझेंगे तो कुछ ऐसा है कि इनडेफिनेट सिंबल हमें एक पॉसिबिलिटी में आंसर देता है या फिर पॉसिबल कंक्लूजन्स प्रोवाइड करता है, लेकिन डेफिनेट सिंबल हमें श्योरली बताता है कि हाँ, हमारे पास एक डेफिनेट रिजल्ट होगा और एक ही फिक्स्ड कंक्लूजन होने वाला है, उसके अलावा पॉसिबिलिटीज नहीं होती है डेफिनेट सिंबल्स में। तो डेफिनेट सिंबल इसलिए ज्यादा ताकतवर होता है, ज्यादा शक्तिशाली होता है कंपेयर अगर हम करें इनडेफिनेट सिंबल से। तो हमारा एक एग्जांपल लेके देखते हैं हम यहाँ पे कि a ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू c एंड c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d। और अगर हम बोलें कि a और d के बीच में हमारा क्या रिलेशनशिप होगा, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है कि हम अगेन सिंबल्स की तरफ देखेंगे। अभी जितने भी हमें सिंबल्स गिवन हैं, ये सिंबल्स हमारे सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, तो ये हमारे सेम डायरेक्शन सिंबल्स है। अब हम देखेंगे पहले सिंबल को, जो कि एक डेफिनेट सिंबल है ग्रेटर, और सेकंड सिंबल को देखेंगे अब हम, जो कि एक इनडेफिनेट सिंबल है ग्रेटर और इक्वल। तो जब भी एक डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल की आपस में फाइट होगी, तो जैसा मैंने आपको बताया डेफिनेट सिंबल ज्यादा शक्तिशाली होता है, ज्यादा ताकतवर होता है, तो हमारा जो डेफिनेट सिंबल है वो जीत जाएगा। यानी कि इन दोनों की फाइट का जो आउटकम आएगा वो आएगा ग्रेटर। ठीक है, अब इस ग्रेटर की फाइट हम करवाएंगे हमारे आखिरी सिंबल से, जो कि है ग्रेटर और इक्वल। तो अगेन हमें यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है वो मिल रहा है कि एक डेफिनेट सिंबल है वर्सेस एक इनडेफिनेट सिंबल। तो ग्रेटर हमारा एक डेफिनेट सिंबल है और ग्रेटर और इक्वल हमारा इनडेफिनेट सिंबल है। तो इन दोनों की फाइट का जो आउटकम आएगा वो आएगा एक डेफिनेट सिंबल, जो कि होगा ग्रेटर फिर से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ए और डी के बीच में क्या रिलेशन होगा, तो रिलेशन होगा ए इज ग्रेटर देन डी। अब अगर आपको यहाँ पे डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स को समझने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा लेक्चर 1 जो था इनइक्वालिटी के चैप्टर का, इसे जाके फिर से देखें, और उसके बाद में ये जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 2, इसे कंटिन्यू करें, वरना आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि हमने लेक्चर 1 में बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स को कवर किया था, और ये हमारा जो चैप्टर है ये सिर्फ 1 या 2 घंटे की वीडियो में हम खत्म नहीं करने वाले हैं।
हम इसके मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे ताकि हम हर टाइप के सिनेरियोज को कवर कर सकें, हर टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकें, ताकि एग्जाम में आपको कहीं पे भी इनइक्वालिटी चैप्टर को लेके प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं हमारे थर्ड सिनेरियो की तरफ, जहां पे हमें एक इंडेफिनेट सिंबल गिवन है वर्सेस अनदर इंडेफिनेट सिंबल। तो हमारे पास एक इंडेफिनेट सिंबल है और सेकंड भी एक इंडेफिनेट सिंबल है। जब भी हमारे पास दो इंडेफिनेट सिंबल एक फाइट में होंगे, तो लॉजिकली अगर हम सोचें तो अगर फाइट में सिर्फ दो इंडेफिनेट सिंबल्स है, डेफिनेट सिंबल है ही नहीं, तो डेफिनेट सिंबल जीत भी नहीं सकता, क्योंकि फाइट अगर दो इंडेफिनेट सिंबल्स की हो रही है तो या तो पहला इंडेफिनेट सिंबल जीतेगा या तो दूसरा इंडेफिनेट सिंबल जीतेगा। लेकिन कोई भी जीते, हमारा आउटकम तो एक इंडेफिनेट सिंबल ही आने वाला है। तो इस लॉजिक के साथ हमारा जो आउटकम आ रहा है इनडेफिनेट सिंबल वर्सेस इनडेफिनेट सिंबल का, वो होगा एक इनडेफिनेट सिंबल। तो एक एग्जांपल लेते हैं, दैट ए इज लेस देन और इक्वल टू बी एंड बी इज लेस देन और इक्वल टू सी। और अगर हम यहाँ पे बात करें कि ए और सी के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो हम यहाँ पे सिंबल्स को देखेंगे। अब ये जो दोनों ही सिंबल्स हमें गिवन है, इन दोनों सिंबल्स का जो डायरेक्शन है वो सेम है, दोनों ही सिंबल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम फिर चेक करेंगे कि दोनों सिंबल्स का नेचर क्या है या फिर दोनों सिंबल्स का टाइप क्या है। अब दोनों ही सिंबल्स इंडेफिनेट सिंबल है, तो यहाँ पे जब भी हमारे पास दो इंडेफिनेट सिंबल एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हुए मिलेंगे, तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा वो भी एक इंडेफिनेट सिंबल होगा, वो भी सेम डायरेक्शन का। तो जब इन दोनों की फाइट होगी, हमारा आउटकम आएगा लेस देन और इक्वल। तो ये भी एक इंडेफिनेट सिंबल है और ये भी सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो हमारा जो फाइनल आउटकम आएगा वो आएगा ए इज लेस देन और इक्वल टू सी। यही हमारा रिलेशनशिप होने वाला है ए और सी के बीच में। अब हमने समझा कि जब भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सिंबल सेम होता है तो हम कैसे कंपेयर करते हैं। यही तीन पॉसिबल सिनारियोज हमें देखने को मिलते हैं, जहां पे हमें डेफिनेट और इनडेफिनेट सिंबल्स के बीच में कंपेयर करना होता है, डेफिनेट और डेफिनेट सिंबल्स के बीच में कंपेयर करना होता है, और इनडेफिनेट वर्सेस इनडेफिनेट सिंबल के बीच में कंपेयर करना होता है। तो ये तो हमारा लॉजिक था जब डायरेक्शन ऑफ सिंबल सेम था। लेकिन क्या होगा अगर डायरेक्शन ऑफ सिंबल अपोजिट हो जाए? तो चलिए समझते हैं कि उन सिनारियोज में हम कैसे सॉल्व करेंगे या फिर कैसे कंपेयर करेंगे एलिमेंट्स को। अब जो हमारा सिनेरियो है वो है जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ सिंबल अपोजिट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिंबल है। अब जैसा मैंने आपको बताया था, अपोजिट डायरेक्शन सिंबल कुछ ऐसे दिखते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिंबल्स के। ठीक है, अब एक चीज समझिए कि जब भी हमारे पास अपोजिट डायरेक्शन रहता है सिंबल्स का, तो हमें एक सिचुएशन देखने को मिलती है जिसे हम कहते हैं नो रिलेशन। अब ये नो रिलेशन क्या है? नो रिलेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम दो एलिमेंट्स के बीच में अगर हमें दो सिंबल्स देखने को मिलते हैं जिनका डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहां पे हम उन दो एलिमेंट्स के बीच में कोई भी रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब इसका क्या मतलब है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास अगर एक एग्जांपल है कि a इज ग्रेटर देन b एंड b इज लेस देन और इक्वल टू c। तो यहाँ अगर मैं बात करूं तो ग्रेटर और लेस देन और इक्वल दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है सिंबल्स की। और अगर मैं बात करूं a और c के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे कि क्या रिलेशनशिप हो सकता है ए और सी के बीच में, क्योंकि यहाँ पे हम श्योरली कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि ए सी से बड़ा है या फिर ए सी से छोटा है या फिर ए सी के इक्वल है। अगर आप बता सकें कि क्या रिलेशन है तो वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज में होगा। अब पॉसिबिलिटीज में कैसे हो सकता है ए और सी के बीच में रिलेशन, आइए इसे समझते हैं। अब हमारे पास जो सिनेरियो बैठ रहा है, इसके अनुसार ए या तो इक्वल हो सकता है सी के, या फिर ए ग्रेटर हो सकता है सी के, या फिर ए स्मॉलर हो सकता है सी से। तो यहाँ पे तीनों ही सिचुएशन सही हो सकती है, मतलब संभावनाओं में बात हो रही है, वास्तविकता में बात नहीं हो रही है हमारे पास। हम डेफिनेटली नहीं कह सकते हैं कि ए सी के इक्वल है, या फिर हम डेफिनेटली ये भी नहीं कह सकते हैं कि ए सी से बड़ा है, और सिमिलरली हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि ए सी से छोटा है। लेकिन अगर हम बात करें
कि ये इंडिविजुअली तो रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जब कलेक्टिवली हम इन तीनों को साथ में लेके चलें, यानी कि ए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू सी, अगर हम इस सिनेरियो की बात करें यानी कि कलेक्टिवली इन तीनों सिंबल्स की बात करें, तो ये जो हमारा सिनेरियो होगा ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सही होगा। और हमारे नो रिलेशनशिप स्टेटमेंट को, जो कि है ए बी से बड़ा है और बी सी से छोटा है या फिर इक्वल हो सकता है, इस स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करेगा बेसिकली। तो ये हमारा स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को, ये वाला जो हमारा कंक्लूजन है जहां पे ए और सी के बीच में तीनों ही सिंबल्स हमें देखने को मिल रहे हैं कलेक्टिवली, तो ये सिचुएशन को या फिर स्टेटमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन जब भी हमारे पास कुछ कंक्लूजन्स ऐसे दिए होंगे इंडिविजुअली, ये तीनों ही कंक्लूजन गलत होंगे या फिर रॉन्ग होंगे। तो आइए अब हम समझेंगे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था वीडियो के, जो कि है कॉन्सेप्ट ऑफ ईदर और। अब ईदर और तो हम सब ने बचपन से पढ़ा है, इंग्लिश में कई बार आपने इसे यूज भी किया है। तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें समझते हैं या फिर कुछ बेसिक चीजों पर चर्चा करते हैं। तो जब भी हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज होती है या फिर दो सिनारियोज होते हैं, हम यूजुअली तभी ईदर और को यूज करते हैं, जैसे कि ईदर दिस और दैट, इधर राम और श्याम, इधर गीता और सीता। तो यहाँ पे हमारे पास दो एलिमेंट्स थे इधर और के लिए, या तो राम होगा या श्याम होगा, या फिर सीता होगी या फिर गीता होगी। ये दो एलिमेंट्स को हम बोल रहे हैं कि इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, इधर और का सिंपल सा यही मतलब है। लेकिन क्या आप इसको, इधर और के स्टेटमेंट को यूज कर सकते हो सिंगुलर चीज के लिए? क्या आप ऐसा करते हो कि या तो श्याम या, अब या के आगे कुछ नहीं है ना, तो इधर श्याम और के आगे कुछ नहीं है। सिमिलरली हम इसको तीन चीजों के लिए भी यूज नहीं कर सकते, एक सिंगुलर चीज के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं, सेकेंडली हम इसे दो से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए भी यूज नहीं कर सकते। कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूं इधर राम और श्याम और मोहन, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। हमने इंग्लिश में पढ़ा है कि जब भी हमारे पास दो चीजें होती हैं या दो एलिमेंट्स होते हैं, हम उसी सिचुएशन में इधर और को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, आप इस डिस्कशन को समझें, और अगर नहीं समझ में आया हो तो थोड़ा सा बैक करें वीडियो को और फिर से सुने कि मैंने क्या बोला है। हमारे पास जब भी दो एलिमेंट्स होंगे, हम तभी इधर और को यूज कर सकते हैं। अगर मेरे पास एक या फिर दो से ज्यादा, तीन, चार या पांच एंड सो ऑन, अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स गिवन है, तो वहां पे मैं ईदर और स्टेटमेंट को यूज नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज। अब जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं यहाँ पे कुछ गिवन ईदर और केस के लिए, अब ये ईदर और हम कब लगा पाएंगे, उस चीज की रिक्वायरमेंट्स गिवन है कि ये रिक्वायरमेंट्स सेटिस्फाई होनी ही चाहिए, तभी हम ईदर और को अप्लाई कर पाएंगे। अब समझते हैं कि ये रिक्वायरमेंट्स क्या है। जो हमारा पहला रिक्वायरमेंट है, वो कह रहा है बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। अब इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास एक चीज गिवन है कि टू गिवन कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन क्या है? ये एलिमेंट्स है बेसिकली, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये एलिमेंट किसके लिए हैं? ये ईदर और के लिए हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ईदर और में हम सिर्फ दो ही एलिमेंट्स के लिए ये स्टेटमेंट को अप्लाई कर सकते हैं, इधर दिस और दैट। तो यहाँ पे भी दो एलिमेंट्स है, दिस और दैट, है ना? तो यहाँ पे भी हमारे पास दो कंक्लूजन होंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन, तो एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें एक स्टेटमेंट गिवन है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज लेस देन सी। अब ये हमारा स्टेटमेंट है, और जैसा हमने अभी अभी समझा है कि जब भी हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सिंबल अपोजिट होते हैं, तो यहाँ पे हमें एक नो रिलेशन सिचुएशन देखने को मिलता है। अब ये एक नो रिलेशन सिचुएशन है। तो अगर नो रिलेशन सिचुएशन को सेटिस्फाई करवाना होगा हमें, तो हमें तीनों सिंबल्स चाहिए होंगे ए और सी के बीच में। अगर मैं ए और सी के बीच की बात करूं, तो रिलेशनशिप जो होगा हमारा, इसका ये हो सकता है इक्वल, ग्रेटर या फिर लेस। अब ये तीनों ही सिंबल्स यहाँ पे आ सकते हैं, हमें श्योरली नहीं पता है तो हम तीनों सिंबल्स लिखेंगे।
तो इसका क्या मतलब है कि हमें कुछ कंक्लूजन ऐसे मिल सकते हैं कि ए इक्वल टू सी। सेकेंड हमें कंक्लूजन मिल सकता है कि ए इज ग्रेटर देन सी। और जो थर्ड कंक्लूजन है वो हमें मिल सकता है कि ए इज लेस देन सी। अब जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया था कि ये तीनों कंक्लूजन इंडिविजुअली तो रॉन्ग है, तो ये चीज हमारा सेकंड जो पॉइंट है इधर और के रिक्वायरमेंट्स का, इसे दर्शाता है। सेकंड पॉइंट कहता है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। अब ये बोथ को एक बार छोड़ दीजिए, बोथ भी हम दो ही चीजों के लिए यूज करते हैं एक्चुअल में, लेकिन यहाँ पे हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। तो यहाँ पे ये तीनों कंक्लूजन इंडिविजुअली गलत हैं। तो ये बात सही है एकदम, है ना। ये तीनों कंक्लूजन अगर हम देखें तो ये इंडिविजुअली तो गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। लेकिन अब अगर हम इन तीनों को कलेक्टिवली देखें तो हमने अभी डिस्कस किया था कि कलेक्टिवली ये नो रिलेशन सिचुएशन को हमारे सेटिस्फाई करते हैं। तो अगर मैं देखूं कि ये तीनों को अगर मैं साथ में देखता हूं तो ये तीनों जो है ये हमारे सेटिस्फाई कर रहे हैं नो रिलेशन सिचुएशन को। और इन तीनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों एलिमेंट्स जो है, बोथ द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन कंक्लूजन्स, अब ये जितने भी कंक्लूजन्स है इसके जो दो एलिमेंट्स है ए और सी, ये सेम है, मस्ट बी सेम। तो यहाँ पे हमारे पास हालांकि तीन कंक्लूजन मैंने अभी यहाँ लिखे हैं, लेकिन अगर इन तीन कंक्लूजन को मैं कुछ ऐसा लिखूं, हमारा फर्स्ट कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन सी एंड सेकंड कंक्लूजन है ए इज स्मॉलर देन और इक्वल टू सी। तो इस सिनेरियो में हमारे पास दो कंक्लूजन हो गए हैं, और इन दोनों कंक्लूजन में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे तीनों पॉसिबल सिनेरियोज या फिर तीनों पॉसिबल सिंबल्स प्रेजेंट हैं। ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि ये इंडिविजुअली तो गलत है, ठीक है, और कलेक्टिवली अगर मैं देखूं तो ये तीनों सिंबल्स यहाँ पे प्रेजेंट भी है, तो कलेक्टिवली करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि नो रिलेशन सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा थर्ड जो पॉइंट है ये भी यहाँ पे हमें सही होता दिख रहा है, जो कि है कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन। अब कलेक्टिवली ये दोनों कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट, मतलब कि अगर साथ में इन दोनों कंक्लूजन्स को मैं देखूं तो ये सेटिस्फाई करने चाहिए हमारे स्टेटमेंट को। तो एक बार फिर से हम समझते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ईदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बार बार आपको आने वाले क्वेश्चंस में ईदर और का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार अच्छे से डेप्थ में हम पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ। बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। अब ये कह रहा है कि ये जो दो गिवन कंक्लूजन है ना, इसके दोनों एलिमेंट्स जो है ए और सी, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो दोनों कंक्लूजन में हमें दो एलिमेंट्स गिवन है और दोनों ही है ए और सी। तो यहाँ पे हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट था वो सेटिस्फाई हो गया इधर और के लिए। अब जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो है बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। तो अगर मैं इन दोनों कंक्लूजन्स को इंडिविजुअली जज करूं बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, तो ये दोनों ही कंक्लूजन इंडिविजुअली तो रॉन्ग है। लेकिन अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड रिक्वायरमेंट के लिए, जो कहता है कलेक्टिवली बोथ द कंक्लूजन शुड सेटिस्फाई द गिवन स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि इंडिविजुअली तो रॉन्ग है, लेकिन साथ में जब होगा, मतलब कलेक्टिवली अगर हम इसे देखें तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहाँ पे नो रिलेशनशिप स्टेटमेंट के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट था कि तीनों जो सिंबल्स है वो प्रेजेंट हो दोनों एलिमेंट्स के बीच में। तो अगर हम दोनों कंक्लूजन्स को साथ में देखेंगे तो यहाँ पे ग्रेटर भी है, लेस भी है और इक्वल भी है। तो यहाँ पे ए और सी के बीच में तीनों ही सिंबल्स हमारे प्रेजेंट है, यानी कि कलेक्टिवली हमारे दोनों कंक्लूजन सही हैं। तो ये हमारे तीनों जो रिक्वायरमेंट थे इधर और कॉन्सेप्ट के, यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो इसे क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, इधर वन और टू। तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है इधर वन और टू, ये एकदम सही है। आप फोकस करें, ये जो हमारे दो गिवन कंक्लूजन है इस साइड वाले, है ना, ये कंक्लूजन्स के बेसिस पे मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है इधर वन और टू। तो अगर मैं बात करूं तो ये स्टेटमेंट एकदम सही हो जाता है। लेकिन
क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ईदर 1 और 2 और 3? तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो हमारे तीन कंक्लूजन्स है, हम इन तीन कंक्लूजन्स या फिर तीन एलिमेंट्स को नहीं शो कर सकते हैं ईदर और स्टेटमेंट में। क्योंकि हमने सबसे पहले चीज समझी थी कि हम ईदर और को सिर्फ दो एलिमेंट्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि दो कंक्लूजन्स के लिए यूज कर रहे हैं। यहाँ पे सिंगुलर या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट्स के लिए हम इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि ईदर और कॉन्सेप्ट को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हमने ये तो समझा कि ईदर और कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना होता है और कौन से सिचुएशंस उसके लिए ट्रू होनी चाहिए, यानी कि क्या रिक्वायरमेंट्स उसके लिए ट्रू होनी चाहिए जिसके वजह से हम वहां पे ईदर और अप्लाई कर सकें। पर अब हम समझेंगे कि कौन से ऐसे सिनारियोज होते हैं जहां पे हम ईदर और को अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है, इन व्हाट सिनारियोज वी कैन यूज ईदर और। हम कौन कौन से सिनारियोज में यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला सिनारियो होता है वो होता है इनडेफिनेट सिंबल। अब इनडेफिनेट सिंबल में हम इधर और कैसे यूज करेंगे। सपोज हमें गिवन है एक सिंबल जो कि है ग्रेटर और इक्वल। अब जब ये सिंबल हमें गिवन है तो हम इसमें से दो आउटकम निकाल सकते हैं। पहला आउटकम हो जाएगा ए या तो बड़ा होगा बी से, और जो सेकंड आउटकम होगा वो होगा या तो ए इक्वल होगा बी के। अभी दो ही पॉसिबिलिटीज हमें देखने को मिलती है हमारे इनडेफिनेट सिंबल में। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इधर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज को मैंने इधर और स्टेटमेंट का यूज करके एकदम सही लिख दिया है। क्योंकि अगर मैं हम बात करते हैं हमारे रिक्वायरमेंट्स की इधर और के लिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें ये दो हमारे एलिमेंट्स है, यानी कि दो कंक्लूजन्स है इस पर्टिकुलर सिंबल से जो हमें मतलब निकल के आए हैं, जो ड्रॉ हुए हैं इस पर्टिकुलर इनडेफिनेट सिंबल से। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंक्लूजन्स है। अब दोनों ही कंक्लूजन्स के जो दोनों एलिमेंट्स है, यानी कि ए और बी, ये दोनों ही कंक्लूजन में सेम है। ठीक है, और इनका सीक्वेंस भी मैटर करता है, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में समझेंगे कि कैसे। अब ये जो ए और बी हैं दोनों ही कंक्लूजन में सेम है। पहला रिक्वायरमेंट हमारा सेटिस्फाई होता है ईदर और का, जो कि है बोथ द एलिमेंट्स ऑफ टू गिवन कंक्लूजन मस्ट बी सेम। ठीक है, फिर हम सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करते हैं कि इंडिविजुअली जो है ये दोनों कंक्लूजन जो है हमारे रॉन्ग होने चाहिए, बोथ द कंक्लूजन मस्ट बी इंडिविजुअली रॉन्ग। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है ए इज ग्रेटर देन बी, अगर हम सिर्फ ये बोले तो ये गलत हो जाएगा इंडिविजुअली। और अगर हम बोलें कि ए इज इक्वल टू बी तो इंडिविजुअली तो ये भी गलत है। लेकिन अगर हम इन दोनों को कलेक्टिवली देखें तो कलेक्टिवली ये दोनों सही हो जाएंगे। इधर ए इज ग्रेटर देन बी, या तो ए बी से बड़ा है या फिर ए बी के इक्वल भी हो सकता है। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, यहाँ पे हमें पता नहीं है लेकिन हम पॉसिबिलिटीज में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे तीनों रिक्वायरमेंट्स जो थे इधर और के ये सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको जो हमारे इंडेफिनेट सिंबल है इसको इधर और के फॉर्म में लिखा है या फिर रिप्रेजेंट किया है। हम बाकी सिंबल्स को भी सिमिलरली रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिसमें लेस देन और इक्वल होगा या फिर नॉट इक्वल होगा। अब ये दोनों ही सिंबल्स हमें दो पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, तो उन दोनों पॉसिबिलिटीज को हम लिख सकते हैं इधर पॉसिबिलिटी 1 और पॉसिबिलिटी 2। अब ये हमें कौन सी दो पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, ये चीज समझने के लिए आप लेक्चर 1 देखिएगा। लेक्चर 1 में हमने डिटेल में समझा है कि इनडेफिनेट सिंबल हमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं और एक्चुअल में इनडेफिनेट सिंबल होते क्या हैं। चलिए हम सेकंड सिनेरियो समझते हैं जहां पे हम इधर और के कॉन्सेप्ट को या फिर इधर और के केस को अप्लाई कर सकते हैं। और वो कॉन्सेप्ट हमने अभी समझा है जो कि है नो रिलेशन। तो जब भी हम देखेंगे कि कहीं पे नो रिलेशन का केस या सिचुएशन हमें दिखता है, तो वहां पे हमें पॉसिबिलिटीज में बात करनी पड़ती है और तीन पॉसिबिलिटीज हमारे पास निकल के आती है जो कि है ग्रेटर, लेस और इक्वल। तो यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटीज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पहला होगा इक्वल, ग्रेटर और लेस। अब ये तीन पॉसिबिलिटीज है,
लेकिन हम इन्हें दो तरीकों से लिख सकते हैं, ठीक है। या तो ग्रेटर, और सपोज दो एलिमेंट्स है ए और बी, हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा पहला पॉसिबिलिटी हो गया जिसमें ए इज ग्रेटर देन बी हमने लिखा, एंड सेकेंडली हमने लिख दिया ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। या फिर हम इसको कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं, सेकंड जो रिप्रेजेंटेशन का हमारा तरीका है उसमें हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं दैट ए इज लेस देन बी एंड ए वुड बी ग्रेटर और इक्वल टू बी। ठीक है, अब ये हम दो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं हमारे इन तीन पॉसिबिलिटीज से। तो यहाँ पे जब हमारे पास दो कंक्लूजन होंगे तो हमारा पहला रिक्वायरमेंट जो था वो हम चेक करेंगे, क्योंकि इधर और सिर्फ दो ही कंक्लूजन्स के लिए यूज किया जा सकता है। अब हम पहला रिक्वायरमेंट उसका चेक करेंगे कि दोनों जो कंक्लूजन हमें गिवन है इनके एलिमेंट्स सेम है या नहीं। तो अगर हम पहला सिनेरियो देखें जहाँ पे a इज ग्रेटर देन b है और a इज लेस देन और इक्वल टू b है, तो यहाँ पे दोनों ही एलिमेंट्स दोनों कंक्लूजन के सेम है, जो कि है a और b। सिमिलरली हमारे सेकेंड रिप्रेजेंटेशन के तरीके में भी a और b हमारे सेम एलिमेंट्स है दोनों ही कंक्लूजन के। ये हमारा पहला जो रिक्वायरमेंट है इधर और का उसे सेटिस्फाई कर रहा है। और जो सेकंड रिक्वायरमेंट है हमारा इधर और का वो कहता है कि इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। तो इंडिविजुअली तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। सिमिलरली सेकंड रिप्रेजेंटेशन के सिनारियो में हमारा पहला कंक्लूजन भी गलत है और सेकंड कंक्लूजन भी गलत है। लेकिन अगर हम बात करें कलेक्टिवली तो दोनों ही रिप्रेजेंटेशन में हमारे पास तीनों सिंबल्स प्रेजेंट हैं जो कि नो रिलेशन सिचुएशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे हम कलेक्टिवली अगर देखें तो ये दोनों ही कंक्लूजन्स हमारे सही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इधर और कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हमने समझा कि इधर और कॉन्सेप्ट को हम दो जगह अप्लाई कर पाएंगे, एक तो जब हमें इनडेफिनेट सिंबल गिवन हो, या फिर जब हमें नो रिलेशन सिचुएशन गिवन हो। अब जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये दोनों सिनेरियोज हमारे सामने आएंगे और हम क्वेश्चंस को डिस्कस करते टाइम पे इस चीज को थोड़ा डेप्थ में समझेंगे। अब फॉर नाउ अभी हम कुछ ऐसे ही समझने के लिए एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि हमें किस टाइप के या किस पैटर्न के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं ये आपको एग्जाम में नहीं आएगा, बस ये आपको समझाने के लिए मैंने स्लाइड में रखा है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये है a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, c इज इक्वल टू d एंड d इज इक्वल टू e। यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स गिवन है हमें इन सब के बीच में रिलेशन है इक्वल का, जो कि एक डेफिनेट सिंबल भी है और एक न्यूट्रल सिंबल भी है। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि न्यूट्रल सिंबल किसी भी फाइट में अगर हमें देखने को मिलता है जो कि है इक्वल, तो वो हार जाता है। इक्वल कभी भी जीत नहीं सकता किसी और सिंबल से। तो इसमें हम देखें अगर तो इक्वल तो हार जाना चाहिए, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो सारे ही सिंबल्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो अगर इक्वल किसी दूसरे इक्वल से फाइट करेगा तो आंसर तो इक्वल ही आएगा ना। ऐसा तो नहीं हो सकता कि इक्वल और इक्वल के बीच में फाइट हो रही है लेकिन जीत ग्रेटर गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लॉजिकली अगर हम सोचें तो अगर दो इक्वल आपस में फाइट करेंगे तो आंसर इक्वल ही आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारा वो होगा इक्वल, और यहां से यहां तक में भी जो आंसर आएगा वो भी होगा इक्वल, और यहां से यहां में भी जो आंसर आएगा ये भी होगा इक्वल। तो ये सारे ही इक्वल है। सिमिलरली ये प्रोसेस चलता जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी इक्वल आएगा और यहाँ पे भी इक्वल आएगा, और फाइनली यहाँ पे जो आएगा हमारा आंसर वो भी इक्वल ही होगा। तो हमारा ए और ई के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है वो हो रहा है इक्वल का। अब इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। सपोज ए की वैल्यू 10 है और ए बी के इक्वल है, तो ए की वैल्यू अगर 10 है तो बी की वैल्यू भी 10 ही होगी ना। सिमिलरली अगर बी की वैल्यू हमने 10 डिराइव कर ली है और सी की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से इक्वल है, तो सी की वैल्यू भी 10 होगी एंड सो ऑन। तो यहाँ पे डी की वैल्यू भी 10 होगी एंड ई की वैल्यू भी 10 होगी। तो अगर हम ई और ए को कंपेयर करें तो दोनों की वैल्यू 10 है, यानी कि ए इज इक्वल टू ई हम कह सकते हैं, एकदम कह सकते हैं, है ना। ये सही बात है। अब मैं आपसे चाहूंगा कि आप a इज नॉट इक्वल टू b, b इज नॉट इक्वल टू c, c इज नॉट इक्वल टू d एंड d इज नॉट इक्वल टू e, इस सिनेरियो का आउटपुट मुझे दें और सोच के कमेंट करें कि क्या आउटपुट आने वाला है।
और ये जो सिचुएशन है हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपना दिमाग लगाएं, लॉजिक लगाएं और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके। तो बस दोस्तों, आज के लेक्चर में इतना ही। अ, आज हमने बहुत सारी चीजें समझी हैं, जैसे कि हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, और कंपैरिजन के जो दो सिनेरियोज होते हैं जब हमारे पास डायरेक्शन ऑफ सिंबल्स की हमने बात करी थी, एक तो सेम डायरेक्शन ऑफ सिंबल और अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सिंबल। इसके बाद हमने समझा कि नो रिलेशन सिचुएशन क्या होता है, और नो रिलेशन सिचुएशन के बाद हमने समझा कि ईदर और कॉन्सेप्ट क्या होता है। ईदर और कॉन्सेप्ट को हम कौन कौन से सिनेरियोज में यूज कर सकते हैं, और ईदर और केस के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स होती है। तो आप ये सब रिवाइज करें। और अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है इनइक्वालिटी बेसिक्स का, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लेक्चर 1 भी जरूर देखें, क्योंकि उसमें भी हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक्स को डिस्कस किया है। और वो डिस्कशन आपको आने वाले क्वेश्चंस जो होंगे हमारे, जब हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो उन्हें सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। तो आप रिवाइज करें, समझें चीजों को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं हिमांशु शर्मा, और ये है लॉजिक मंत्रा, जहां हर सवाल हम लॉजिक के साथ सीखते हैं।